बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मैन ऑफ द स्टील। धरती से करोड़ों मील दूर एक ग्रह को दिखाया जाता है जिस ग्रह का नाम क्रिप्टॉन है। ये ग्रह धरती से बहुत ज्यादा एडवांस होता है। इस ग्रह में औरतें बच्चे पैदा नहीं करती बल्कि बच्चे पैदा करने की यहाँ पर एक खास तकनीक होती है। इसी ग्रह पर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम जॉरेल है। जॉरेल की पत्नी अपनी कोख से बच्चे को जन्म देती है और ऐसा इस ग्रह में 100 सालों में पहली बार हुआ है। जॉरेल इसके बाद अपने उच्च अधिकारियों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि हमने अपने ग्रह को तबाह कर दिया। हमने इसकी कोर में इतनी माइनिंग की कि इसका संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और अब बहुत जल्दी ये ग्रह विस्फोट हो जाएगा। मुझे कोडेक्स दे दो ताकि मैं अपनी नस्ल को बचा सकूं। यहाँ पर अब यहाँ का जनरल जिसका नाम जॉड होता है वो भी आ जाता है। वो भी सभी उच्च अधिकारियों से खफा होता है क्योंकि उन्होंने अपने ग्रह को अपनी जाति को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इसीलिए जॉड यहाँ पर कई उच्च अधिकारियों को मार देता है। जॉरेल और जॉड दोनों दोस्त हैं लेकिन इन दोनों की सोच अलग है। जहाँ पर जॉरेल सबको बचाना चाहता है वहीं पर जॉड सिर्फ उनको बचाना चाहता है जो हाइब्रिड है। इसीलिए जॉड के लोग जॉरेल को पकड़ लेते हैं। जॉरेल उनकी कैद से भागने में कामयाब हो जाता है और सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर कोडेक्स है। वो पानी के अंदर कूदता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि इस ग्रह में बच्चों की खेती की जाती है और इन सब का स्रोत एक ही जगह से निकलता है और वो होता है कोडेक्स। जॉरेल कोडेक्स लेकर यहाँ से निकल जाता है और सीधा अपनी पत्नी और अपने नवजात शिशु के पास पहुँचता है। कोडेक्स के अंदर जितनी भी ताकत होती है उससे वो अपने बच्चे के जीन्स को पूरी तरह से बदल देता है। दरअसल उसने कोडेक्स की सारी शक्तियां अपने बच्चे के जीन्स में डाल दी और इसके बाद वो एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अपने बेटे कार्ल एल को धरती की तरफ भेज देता है क्योंकि ये ग्रह बहुत जल्दी पूरी तरह से नष्ट होने वाला है। अब यहाँ पर जनरल जॉड भी आ जाता है जो इस बात से बहुत गुस्सा होता है कि जॉरेल ने अपने बेटे के साथ कोडेक्स को कहीं दूसरी जगह भेज दिया है, इसीलिए वो उसे मार देता है और जॉरेल की पत्नी से पूछता है कि बताओ तुमने अपने बेटे को कहाँ भेजा है। जॉरेल की पत्नी कहती है ये तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। यहाँ पर अब इस ग्रह के सुरक्षा दल का यान आ जाता है जो जनरल जॉड और उसके सभी साथियों को पकड़ लेता है। इन सब को बर्फ के अंदर जमा कर 300 चक्र तक इसी अवस्था में रहने की सजा सुनाकर अंतरिक्ष में एक यान से छोड़ दिया जाता है। कुछ ही दिनों बाद दिखाया जाता है कि ये पूरा का पूरा ग्रह ब्लास्ट हो गया जैसा कि जॉरेल ने कहा था। इस घटना के कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि जॉरेल का बेटा कार्ल जो कि अर्थ पर आम बच्चों की तरह उन्हीं के साथ स्कूल पढ़ रहा होता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां होती हैं। वो छोटी से छोटी आहट को सुन सकता है, साथ ही वो किसी भी चीज के आर पार देख सकता है। ये सब चीजें उसे बहुत परेशान करती हैं, इसीलिए वो भागकर एक स्टोर रूम में चला जाता है। टीचर उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलती है लेकिन कार्ल जिसका धरती पर अब नया नाम क्लार्क कैंट है वो दरवाजा नहीं खोलता। इसीलिए क्लार्क कैंट की मॉम को बुलाया जाता है जिनका नाम मार्था कैंट है। वो उसे समझाती है और क्लार्क कैंट दरवाजा खोल देता है। क्लार्क के अंदर शक्तियां हैं लेकिन वो अपनी शक्तियों को कभी किसी के आगे जाहिर नहीं करता क्योंकि उसके पिता जोनाथन कैंट ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया होता है। एक दिन जब वो दूसरे बच्चों के साथ स्कूल बस में होता है तो एक मोटा बच्चा उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है पर क्लार्क उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अगले पल बस नदी में गिर जाती है और सब बच्चे डूबना शुरू हो जाते हैं पर इससे पहले कि सब बच्चों की जान जाती क्लार्क सब बच्चों को बचा लेता है पर अभी भी मोटा बच्चा नदी के अंदर होता है। क्लार्क उसे भी बचाकर बाहर ले आता है। इसके बाद उस बच्चे के माँ बाप क्लार्क के घर पर आते हैं और वो उसके पिता को कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे के अंदर बहुत शक्तियां हैं, तुम्हें दुनिया से उसे छुपाना नहीं चाहिए। क्लार्क के पिता जोनाथन कैंट उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते और अपने बेटे क्लार्क के पास जाते हैं। वो क्लार्क से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपनी शक्तियों को दुनिया से छुपा कर रखना है। ये दुनिया तुम्हारी शक्तियों को एक्सेप्ट करने के लिए अभी तैयार नहीं है। क्लार्क कहता तो मैं क्या करता, उन सबको मरने देता। मैं दूसरे बच्चों की तरह क्यों नहीं हूँ, मैं सबसे अलग क्यों हूँ। इस बात से क्लार्क उदास हो जाता है। उसके पिता उसे एक जगह ले जाते हैं जहाँ पर वो क्लार्क को वो स्पेसशिप दिखाते हैं जिसके अंदर क्लार्क उन्हें बचपन में मिला था। वो क्लार्क को एक की भी देते हैं जिसमें एस लिखा होता है। वो कहते हैं कि ये भी स्पेसशिप के साथ था। मैं इस की को एक धातु वैज्ञानिक के पास ले गया था। उसने मुझे बताया कि ये धातु हमारी दुनिया की नहीं है। इससे ये साबित होता है कि तुम किसी और दुनिया से यहाँ पर आए हो। उस दूसरी दुनिया में तुम्हारे माता पिता होंगे। अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है तो इसके पीछे कुछ न कुछ मकसद होगा और तुम्हें उसी मकसद को ढूंढना है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और क्लार्क अब बड़ा हो चुका है। एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ गाड़ी से घर जा रहा होता है तभी एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो आ जाता है
सबके सब पुल के नीचे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तभी क्लार्क के पिता को याद आता है कि उनका डॉग गाड़ी के अंदर ही बंधा हुआ है। वो उसे छुड़ाने के लिए जाते हैं। वो अपने डॉग को तो छुड़ा लेते हैं, लेकिन वो खुद वहां पर फंस जाते हैं। दरअसल उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया होता है और अब टोर्नेडो उनके बिल्कुल पीछे होता है। हालांकि क्लार्क अपने पिता की जान बचाने के लिए जाना चाहता है, पर उसके पिता इशारे से उसे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सही वक्त नहीं है जब क्लार्क की शक्तियां दुनिया के सामने आए। क्लार्क के पिता की मृत्यु उसकी आंखों के सामने हो जाती है, जिससे क्लार्क पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद वो अपनी पहचान बदलकर अलग अलग जगह पर काम करता है। कभी वो वेटर बन जाता है तो कभी किसी शिप में काम करता है। एक बार शिप में काम करने के दौरान शिप में आग लग जाती है। क्लार्क अपनी जान पर खेलकर सभी की जान बचा लेता है और चुपके से वहां से निकल जाता है। दरअसल वो अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना चाहता है। वो जानना चाहता है कि वो कौन है, किस दुनिया से आया है और उसे यहाँ पर भेजने का मकसद क्या है। इसीलिए वो दुनिया में घूम घूम कर अलग अलग जगह काम करता रहता है और वो पहुंच जाता है कैनेडियन आर्टिक में, जहां बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसी जगह पर एक न्यूज़ रिपोर्टर भी आती है जिसका नाम लुइस लेन होता है। दरअसल उसे इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि कैनेडियन आर्टिक में बर्फ के बहुत नीचे एक स्पेसशिप पाया गया है। उस स्पेसशिप के चारों तरफ जो बर्फ है वो 30,000 साल पुरानी है। रात को लुइस लेन देखती है कि -40 डिग्री ठंड में वहीं पर काम करने वाला एक कर्मचारी अकेला कहीं जा रहा है। दरअसल एक क्लार्क होता है जो अपनी पहचान बदलकर यहाँ पर काम कर रहा था। क्लार्क अपनी आंखों की लेजर बीम से बर्फ को पिघलाकर नीचे जाने का रास्ता बना लेता है। लुइस भी उसका पीछा कर रही होती है। क्लार्क बहुत जल्दी स्पेसशिप तक पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक होल दिखता है और इस होल की शेप ठीक उसी तरह से होती है जिस तरह से उसके गले में एस का लॉकेट होता है, जो बचपन में उसके पिता ने उसे दिया था। जब वो उस लॉकेट को उस होल के अंदर डालता है तो यहाँ पर मशीन एक्टिवेट हो जाती है और तभी उसे एक आदमी की छवि दिखती है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है और ये छवि उसके असली पिता जॉर एल की होती है। लुइस भी अब यहाँ पर पहुंच गई होती है, जिसे एक रोबोट जख्मी कर देता है। उसका खून बह रहा होता है, इसीलिए क्लार्क अपनी आंखों की लेजर बीम से उसके घाव को भर देता है और इसके बाद ये स्पेसशिप बर्फ के नीचे से निकलकर वहां से उड़ जाता है। पर लुइस लेन को ये वहीं छोड़ देते हैं। लुइस लेन इस पूरी खबर को अखबार में छापना चाहती है, लेकिन उसका एडिटर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वहीं क्लार्क को दिखाया जाता है जिसके सामने उसके पिता की छवि, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आते हैं। वो क्लार्क को बताते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, हम क्रिप्टॉन ग्रह से हैं और तुम्हारा असली नाम कार्ल एल है। हजारों साल पहले हमने नए ग्रहों की तलाश के लिए हजारों यानों को अपनी दुनिया से बाहर भेजा था और ये यान भी उन्हीं में से एक है। हमारी सभ्यता बहुत ज्यादा एडवांस थी, हम 1 लाख वर्षों तक फले फूले। इसके बाद वो क्लार्क को वो कक्ष भी दिखाते हैं जहां पर बच्चे बनाए जाते थे। वो क्लार्क को बताते हैं कि हर बच्चे के जन्म से पहले ये तय कर लिया जाता था कि वो क्या बनेगा, एक योद्धा, एक नेता या कुछ और मैंने और तुम्हारी मॉम ने तय किया कि हम अपने बच्चे को अपनी दुनिया में कुदरती तरीके से लाएंगे ताकि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके। हमने अपने ग्रह के सभी रिसोर्सेज को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया था। तुम्हारी मॉम को और मुझे एहसास हो गया था कि हमारा ग्रह पूरी तरह से नष्ट होने वाला है। वहां पर जनरल जॉर्ड भी थे जिन्होंने बगावत कर दी, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और हमने अपने ग्रह को खो दिया। क्लार्क पूछता है क्या मैं अपनी जाति का अकेला हूँ? उसके पिता कहते हैं कि तुम अर्थ के भी उतने ही हो जितने तुम क्रिप्टॉन ग्रह के हो। मैं नहीं चाहता कि इस ग्रह के लोग भी वही गलती करें जो हमने की थी और तुम उनमें एक उम्मीद जगा सकते हो। इसके बाद वो उसे अपने सीने पर एस का निशान दिखाते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब होता है होप, यानी कि उम्मीद, और यही उम्मीद तुम्हें लोगों के दिलों में भी जगानी है। इसके बाद वो उसे एक सूट भी देते हैं और ये होता है सुपरमैन का सूट। क्लार्क पूछता है कि मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ? उसके पिता बताते हैं कि धरती का सूरज हमारे सूरज से नया है, तुम्हारी बॉडी ने इसका रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है, इसीलिए तुम्हारी सेंसेस, तुम्हारी ताकत यहाँ पर बहुत ज्यादा है। हमारे ग्रह की ग्रेविटी यहाँ की ग्रेविटी से बहुत ज्यादा थी और अब वक्त आ गया है जब तुम्हें अपनी ताकत को आजमाना होगा। और इसके बाद वो अपने
अपनी ताकत को, अपनी पावर को यूज करना शुरू करता है। वो हवा में उड़ने की कोशिश करता है, हालांकि वो कई बार गिरता भी है, लेकिन फाइनली वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है और इस तरह से क्लार्क बन जाता है सुपरमैन। क्लार्क अब वापस अपने घर आता है, जहां पर वो अपनी मॉम को बताता है कि मुझे मेरी असलियत पता चल चुकी है। वो अपनी असलियत जानकर बहुत खुश है। क्लार्क की मॉम दुखी हो जाती है, उसे लगता है कि वो उसे छोड़कर चला जाएगा, पर क्लार्क अपनी मॉम से वादा करता है कि वो उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। वहीं जनरल जॉर्ड, जिसे क्रिप्टॉन ग्रह पर उसके साथियों के साथ बर्फ में जमा कर 300 चक्र के लिए कैद कर दिया गया था, अब वो आजाद हो चुका है और वो धरती की कक्षा में प्रवेश कर जाता है। वो पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स में मोबाइल फोन में एक ही मैसेज भेजता है। वो कहता है कि तुम्हारी दुनिया में एक आदमी है जो मुझे चाहिए, वो हमारी दुनिया का है और उसका नाम है कार्ल एल। ये बात जब क्लार्क को यानी कि कार्ल एल को पता चलती है तो वो सुपरमैन की ड्रेस में आर्मी के सामने आता है और दुनिया को, इंसानियत को बचाने के लिए वो अपने आप को आर्मी के हवाले कर देता है। कुछ ही देर बाद एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट धरती पर उतरता है, जिसमें जनरल जॉर्ड के 2 सिपाही होते हैं और वो सुपरमैन को और साथ ही लुइस लेन को अपने साथ ले जाते हैं। लुइस लेन को एक एडवांस हेलमेट पहना दिया जाता है, क्योंकि इनका जो मदरशिप है उसका जो वातावरण है वहां पर क्रिप्टॉन ग्रह के लोग ही सांस ले सकते हैं। सुपरमैन लुइस लेन को वो की दे देता है जिसमें एस लिखा होता है, जिससे किसी भी मशीन को अनलॉक किया जा सकता है और अब ये मदरशिप तक पहुंच जाते हैं, जहां पर सुपरमैन की मुलाकात होती है जनरल जॉर्ड से। सुपरमैन मदरशिप के अंदर आकर बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा होता है, क्योंकि इस तरह के वातावरण में उसे भी रहने की आदत नहीं होती। जनरल जॉर्ड अब सुपरमैन को अपना असली इरादा बताता है। वो कहता है कि धरती से मैं इंसानियत को खत्म करके यहाँ पर एक नया क्रिप्टॉन बनाऊंगा, पर उसके लिए मुझे कोडेक्स की जरूरत है, मुझे कोडेक्स चाहिए। सुपरमैन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जॉर्ड उसे कहता है कि अगर तुमने हमें कोडेक्स नहीं दिया तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने तुम्हारे पिता का किया था। सुपरमैन को समझ में आ जाता है कि जॉर्ड ने उसके पिता को मारा था। जॉर्ड उसे बताता है कि जब हमारा ग्रह तबाह हुआ तो तब हम भी आजाद हो गए। हम भूखे प्यासे अलग अलग ग्रहों में भटकते रहे, पर जिंदगी के निशान हमें कहीं नहीं मिले। 33 साल बाद जब तुमने धरती पर स्पेसशिप को ऑन किया तो हमें तुम्हारी लोकेशन मिल गई और हम यहाँ तक पहुंच गए। अब ये सुपरमैन को बांधकर उसका ब्लड सैंपल लेते हैं। वहीं लुइस लेन को दिखाया जाता है जिसे कैद किया होता है। तभी वहां पर उसे एक होल दिखता है जिसका शेप ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह की सुपरमैन ने उसे दी थी, और जब वो उस की को उसके अंदर डालती है तो सुपरमैन के पिता जोरेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में उसके सामने आते हैं। वो उसकी मदद करते हैं और एक छोटे स्पेसशिप में उसे बिठाकर धरती के लिए रवाना कर देते हैं। इसके बाद वो अपने बेटे सुपरमैन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें स्पेसशिप के दरवाजे को तोड़ना होगा। और जब सुपरमैन ऐसा करता है तो सूरज की किरणें उसके ऊपर गिरती है, जिससे वो सूरज के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और उसकी ताकत उसके पास वापस आ जाती है। वो देखता है कि लुइस लेन का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट धरती से टकराने वाला है, इसीलिए वो मदरशिप से निकलकर लुइस लेन तक पहुंचकर उसे बचा लेता है। वहीं जॉर्ड को दिखाया जाता है जो सुपरमैन के घर तक पहुंच जाता है। वो उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी ढूंढ लेता है जिसमें बचपन में सुपरमैन अर्थ तक आया था, लेकिन उसके अंदर भी उसे कोडेक्स नहीं मिलता। वो सुपरमैन की मॉम को टॉर्चर करना शुरू करता है। इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के दौरान जॉर्ड का हेलमेट टूट जाता है। वो देखता है कि धरती का वातावरण उनके लिए सांस लेने लायक नहीं है। जॉर्ड की सेना उसे अपने साथ ऊपर मदरशिप में ले जाती है, जहां पर जॉर्ड का जो साइंटिस्ट है वो बताता है कि सुपरमैन का जो ब्लड है उसी के अंदर कोडेक्स है। अगर हमें अपनी जाति को दोबारा से बनाना है तो इसके लिए हमें सुपरमैन की जरूरत होगी, चाहे वो हमें जिंदा मिले या मुर्दा। जॉर्ड अब दुनिया के 2 अलग अलग हिस्सों में 2 टावर्स लगाता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये धरती का वातावरण बदलना शुरू कर देते हैं। ये धरती के वातावरण को क्रिप्टॉन के वातावरण की तरह कर रहे हैं और अगर ऐसा पूरी तरह से हो गया तो धरती का हर एक इंसान मारा जाएगा। सुपरमैन को जब ये बात पता चलती है तो वो एक प्लान बनाता है। वो उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को जिसमें बचपन में वो धरती तक आया था उसे आर्मी को देता है और कहता है कि तुम इसे एक टावर से टकराना और दूसरा टावर जो हिंद महासागर में है मैं उसे तबाह कर दूंगा। और ये ऐसे ही करते हैं। ये जॉर्ड के दोनों ही टावर्स को तबाह कर देते हैं, जिससे जॉर्ड पूरी तरह से बौखला जाता है और अब वो खुद सुपरमैन का मुकाबला करने के लिए उसके सामने आता है। वो कहता है कि मैं अपनी जाति को, क्रिप्टोनियन को बचाना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे पूरे प्लान को तबाह कर दिया। इसके बाद इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है, जिसमें एक पल ऐसा आता है जब जॉर्ड अपनी पावर से कुछ लोगों को मारने वाला होता है। सुपरमैन उन लोगों को बचाने के लिए जॉर्ड की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है और इस तरह से जॉर्ड का अंत हो जाता है।
मिलिट्री अभी भी सुपरमैन पर नजर रख रही होती है, इसीलिए वो उनके एक सैटेलाइट को गिरा देता है। वो जनरल को कहता है कि जितना ये देश तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है, मैं यहीं पर इसी सरजमीन पर पला बड़ा हूँ और ये बात तुम्हें सरकार को समझानी होगी। अंत में दिखाया जाता है कि सुपरमैन अब क्लार्क के नाम से लुइस लेन के साथ उसी के अखबार में काम करता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7। इस फिल्म का बजट था 225 to 258 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 668 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।